जो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसका जो हमारा टॉपिक है वो पहले तो है हमारे पास टाइप ऑफ हैकर्स। मैंने ये आप लोगों को दिया था टास्क में, ऐसे ही है। उसमें आप लोगों को अपने हाथ से लिखने से समझ तो आई होगी क्या है, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूँगी। इसमें टाइप्स ऑफ हैकर्स हमारे पास हैं क्या। इसमें हमारे पास रेड हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, स्क्रिप्ट किडिस, हैक्टिविटीज, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ब्लू हैट, ग्रीन हैट, साइबर टेररिस्ट आते हैं। ठीक है, अब एक एक को पहले हम देखेंगे हैकर होते कौन है। हु इज हैकर? हैकर स्मार्ट विद कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब वो लोग जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इतना नॉलेज होता है कि ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और हार्डवेयर किसी भी किस्म के पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं हार्डवेयर में। ठीक है, देखें, अ हैकर इज समवन हु इज वेरी गुड विद कंप्यूटर्स, मतलब जिसको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, उसकी डीप लर्निंग आती है उसको, एंड कैन वर्क विद बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के साथ काम कर सके, मतलब किसी भी किस्म का प्रोग्राम बना सके, किसी भी किस्म की हार्डवेयर पे वर्क कर सके, वो उसके लिए इन्वायरमेंट मैटर ना करता हो। अब हॉबी हैकर मतलब उनकी हॉबीज क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हैकर्स उनकी हॉबी होती है, जैसे हमारी हॉबी होती है ना पेंटिंग करना, ऐसे। ये हमारे पास प्रोफेशनल हैकर्स नहीं होते, ये हमारे पास वो हैकर्स होते हैं जो जस्ट फॉर फन हमारे पास हैकिंग का हैक कर रहे होते हैं। अब जैसे कुछ पहले मैं खुद भी यूँ करती थी कि मुझे कोई नई टेक्निक पता लगी है तो मैंने उसको अपनी फ्रेंड को सेंड कर दी है, तो वो मेरे लिए एक हॉबी सी भी थी, मुझे फन भी था मेरे लिए, और मुझे समझ भी आ रही थी कि ये हैकिंग है क्या। ठीक है, फिर इनकी डिफरेंट इंटेंशंस होती हैं। कुछ हैकर्स जो है वो लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, फिर डिफेंसिव साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ हैकर्स होते हैं वो लॉज को तोड़ते हैं और लोगों को हैक करते हैं, स्टेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारे पास ऑफेंसिव वाली साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, ये या फिर हम इनको टेररिस्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं साइबर में। प्रोब हम कहते हैं किसी चीज़ की टेस्टिंग, कंप्यूटर की टेस्टिंग और चेकिंग को, ठीक है, ताकि हम उसमें वल्नरेबिलिटीज मतलब वीकनेस फाइंड कर सकें, ये हमारे पास प्रोब होता है। ठीक है, फिर मैलिशियस इंटेंट हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी चोरी हो जाए, चोरी होना जो कि हमारे लिए बहुत मायने होती है, ठीक रखती है, या कुछ ऐसा करना जो हमारी मायने फेज इंफॉर्मेशन को, हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहेंगे मैलिशियस इंटेंट। मैलिशियस हम असल में कहते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर को। ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता हो। और प्रोब हमारे पास क्या है, कोई खराबी। फिर सेंसिटिव डाटा क्या है हमारे पास, कोई हमारा प्राइवेट डाटा, हमारी पिक्चर्स, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और बिजनेस सीक्रेट्स। ठीक है, आवाज आ रही है जी? और कोई क्वेश्चन? नहीं, अच्छा, प्रॉब में और मतलब थ्रेट और रिस्क ये मतलब एक ही लाइन में आता है? नहीं, थ्रेट रिस्क हमारे पास अलग चीज है। ठीक है, और ये प्रोब हमारे पास है कि हम जैसे वल्नरेबिलिटी का पता होगा आपको। ठीक है, हमारे सिस्टम में कोई भी जो खराबी है ना, उसको जब हम चेक करते हैं ना, ये टेस्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोब। ठीक है, और उस खराबी को या उस मसले को हम थ्रेट या रिस्क कह सकते हैं। ठीक है, जी। अभी भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकती हो। नहीं, आ गई है। अब हमारे पास जो टेररिज्म हैकर्स है वो क्या है, हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ हैकर्स जो साइबर अटैक्स करते हैं और फियर को मतलब डर को फैलाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी कंट्री में कोई सियासी जो पार्टी है वो, या फिर मजहबी किस्म का तनाव आ जाए और हैकर्स अपने पास से पोस्ट डालें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पोस्ट डालें और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएं, तो उनको हम टेररिस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये करते क्या है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ बातें फैलाएगी या कोई इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगी गवर्नमेंट की, फौज की। ठीक है,
इनका टारगेट क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, पावर ग्रिड्स मतलब जो हमारे पावर हाउसेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है, मिलिट्री नेटवर्क्स, फौज के जो नेटवर्क होते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे हमारे पूरे मुल्क को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं रेड हेड। ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं हमारे पास जो ब्लैक हेड के अगेंस्ट फाइट करते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि किसी ने ब्लैक हेड हैकर ने जो अटैक किया है तो ये उनको हिट बैक करेंगे, उनको दोबारा उनके ऊपर अटैक करेंगे और अपने सिस्टम को डिफेंसिव साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अटैक क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल सिस्टम, उनके सिस्टम्स को अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनके टूल्स को, नेटवर्क्स को, ठीक है। इनका टारगेट होते हैं ब्लैक हेड हैकर साइबर क्राइम ग्रुप। मतलब ये क्या करते हैं, जब ब्लैक हेड हैकर्स या साइबर क्राइम ग्रुप जो है अटैक करते हैं तो आगे से उनके सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर वो फेसबुक पे भी आ रहा होता है, हमने साइबर रिपोर्ट की ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब हमारे ऊपर अटैक होता है उन्होंने हमें ऑप्शन दी होती है कि हम जाके रिपोर्ट करें इस अटैक की। जब हम उस अटैक की रिपोर्ट करते हैं तो उसको हैंडल कौन करता है, रेड हेड, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी वो होते हैं मेरे आपके जैसे जो कि प्रोफेशनल हैकर्स ने टूल्स बनाए होते हैं, उनके टूल्स को यूज करते हुए, उनको देखते हुए अपने काम करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं फन के लिए कर रहे होते हैं। मैंने जैसे बताया, मैं पहले क्या करती थी, मुझे कोई चीज़ मिली है, कोई कोड मिला, मैंने उसे एक नोटपैड में बिल्ड किया और अपनी फ्रेंड को सेंड कर दिया। उसके सिस्टम में ऐसे मल्टीपल पैकेट्स बन गए कि वो सर पकड़ के बैठ गई, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, डोज अटैक कर सकते हैं, वही जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इतने मैंने उसे मैसेजेस सेंड किए, ठीक है। इनका टारगेट स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं या गेम्स हो गई, गेम्स के जो शौकीन होते हैं गेमर्स, वो ज्यादातर ये काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो ब्लैक हेड हैकर। ये हमारे पास बहुत स्किल्ड होते हैं माशाल्लाह। ये क्या करते हैं, बैंक्स वगैरह से पैसे चुरा लेंगे, बड़े बड़ी कंपनीज का डाटा चुरा लेंगे ताकि उनको नुकसान हो। ये रैंसमवेयर वगैरह वाले काम भी करते हैं कि डाटा चुरा लिया और फिर उसके बाद डाटा चुराने के बाद कहा जी हमें रैंसम दें। रैंसम मतलब भत्ता, जैसे कि कोई हम किसी को अगवा कर लें तो हम उसके लिए मांगते हैं ना भत्ता, भत्ता कहते हैं, और क्या कहते हैं यार, किडनैप कर लो तो ऐसा, जो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इनके टारगेट क्या होता है, वही बड़ी बड़े बिजनेस, बैंक्स या बड़े बड़े खानदान जो अमीर मशहूर होते हैं वो। फिर हमारे पास ब्लू हैट आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अटैक को रोकने के लिए सिस्टम में वीकनेस फाइंड करते हैं। अक्सर ये क्या करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये अटैक के बाद सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं अटैक से और देखते हैं जो उसमें खराबियां थी वो क्या थी और उनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखें, अब इनके टारगेट्स क्या होते हैं, जो नई सॉफ्टवेयर बनी होती है उसको टेस्ट करते हैं, एप्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बिफोर लॉन्च जो सिस्टम है उनको टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं वो प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास। इनका काम क्या होता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। जैसे कि हमारे पास SOC एनालिस्ट होते हैं। SOC एनालिस्ट होते हैं जो हमारे पास अक्सर बैंक्स में ज़्यादातर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में होते हैं। सिक्योरिटी देते हैं सिस्टम्स को, देखते हैं कोई अनऑथराइज IP हमारे सिस्टम में ना आए, हमारी इंफॉर्मेशन ना ले सके, ठीक है। तो वो हमारे पास व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है, पैसे कमाना, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना या अपनी रेपुटेशन को अच्छा करना, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये क्या होता है, वीकनेस फाइंड करते हैं सिस्टम में हम, और फिर हम उसको वीकनेसेस को दूर करते हैं, ठीक है। इसके भी टारगेट्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं ये व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रहे होते हैं उनके डाटा को सिक्योर करने के लिए। सेकंड, फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये दोनों काम करते हैं, कुछ काम ये अपनी क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं और कुछ काम मशहूरी के लिए करते हैं और कुछ काम ये पैसे कमाने के लिए करते हैं। अब ग्रे हैट हैकर क्या करते हैं,
वीकनेस फाइंड करते हैं और ओनर को बता देते हैं या फिर नहीं बताते। कभी कभार ये क्या करते हैं, वीकनेस फाइंड की आपकी वेबसाइट में और उसको सेल कर दिया आगे, ठीक है। और कभी कभार ये ओनर को बता के पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? नहीं। क्वेश्चन इकरा? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ट्रेंड हैकर्स होते हैं, ठीक है। और ये काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कौमी सलामती के लिए। ये जासूसी का काम भी करते हैं, ठीक है, इनका, और सियासी गोल्स को पूरा करने के लिए भी ज्यादातर इनका काम होता है कि जासूसी करें ताकि पता लगे दूसरी जो ममालिक है वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं कर रही या हमारी इंफॉर्मेशन कहीं चुराई तो नहीं जा रही हमारे मुल्क की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है, पीपल्स का ग्रुप होता है, पीपल और ग्रुप्स हैकिंग फॉर पॉलिटिकल और सोशल रीजंस। ये क्या करते हैं, लोग होते हैं या ग्रुप होता है एक हैकिंग का जो कि पॉलिटिकल और सोशल रीजंस मतलब सियासी और मुआशरती वजूहात की वजह से हैकिंग करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है जस्टिस के लिए लड़ सकें या फिर लड़ाई पैदा कर सकें। इनके दोनों काम हो सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है ये किस उसमें आते हैं, ब्लैक हेड में आते हैं, रेड में आते हैं या व्हाइट में आते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, वेबसाइट्स को अटैक करना, DDoS अटैक्स, ठीक है, चेंज वेबसाइट्स कंटेंट, वेबसाइट के पूरे कंटेंट को चेंज कर देना या उसका डाटा लीक कर देना। अब इनकी जो टारगेट होता है वो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, वैसी बात है। अगर ये लड़ाई डलवाने के लिए काम करें तो उधर से कुछ ऐसा जो है प्रोपोगेंडा फैलाएंगे तो के आवाम में लड़ाइयाँ पैदा होंगी, ठीक है। कॉरपोरेशंस हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वही, ठीक है। और अगर कोई ऐसा काम करेंगे कि गवर्नमेंट की साइड से ही कोई न्यूज़ वगैरह सेंड कर रहे हैं जिससे लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, मतलब ये दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक चीज और स्टेट स्पॉन्सर हैकर में मैं आपको बताना भूलूंगी, जैसे कि पिछले दिनों हमारी जंग चल रही थी तो पाकिस्तानी हैकर्स ने सिस्टम हैक किए थे इंडिया के, ठीक है। वो क्या था, वो स्टेट स्पॉन्सर हैकर थे कि मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे थे वो, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्रीन हैट हैकर्स। ये क्या है, न्यू लर्नर्स आपके मेरे जैसे, ठीक है, जो कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट सिस्टम्स पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यूजुअली इन बेचारों का जो टारगेट्स हैं वो यही होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे कि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये रियल विक्टिम्स नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या। Information security is the state of well-being of information and infrastructure in which the possibility of theft, tampering, disruption of information and services is kept low or tolerable. अब क्या कह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारे पास वो चीज़ है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर जो कुछ है उसका जो स्ट्रक्चर है इस उसमें इस पॉसिबिलिटी को उन मुमकिनात को कम कर दे कि वो चोरी हो सके या फिर उसका डाटा लीक हो सके या कोई खराब कर दे डाटा को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारे डाटा को खराब होने से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब होने से और तबाह होने से बचाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 5 मेजर एलिमेंट हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हमारे डाटा राज में रहे, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है और नॉन रेपुटेशन है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे आने से पहले ना हम पहले पढ़ेंगे CIA ट्राइड, ठीक है। CIA ट्राइड के हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, हमारे पास वही राजदारी कि हमारा जो डाटा है वो सेम टू सेम वैसा ही रहे जैसा वो था और एक उसी इंसान के पास रहे जो इसका ऑथराइज है, जिसको हमने एक्सेस दी हुई है कि वो हमारा डाटा देख सकता है। उसके अलावा किसी सेकेंड थर्ड पर्सन को जो इस काबिल नहीं है उसको हमारा डाटा पता लगे तो हमारा डाटा उसको पता लग गया है तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है डाटा की वो ब्रेक हो जाएगी। ये देखें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, assurance that information is accessible only to those authorized to have access
मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहे जिनको हमने ऑथराइज किया है कि वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक रूम है, उसमें मैंने अपने इंफॉर्मेशन का डाटा रखा हुआ है एक सिस्टम के अंदर, और मैंने कुछ लोगों को कहा है कि ये 3 लोग हैं, मैं कहती हूँ अफीफा और इकरा, आप दो लोग हैं जो इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। आपके अलावा किसी और ने इस सिस्टम का डाटा देखा तो क्या हो गया, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डाटा और रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर एंड अनऑथराइज्ड चेंजेस। अब इसमें क्या है इंटेग्रिटी में, ट्रस्टवर्थीनेस, कि हमारा जो डाटा है वो वैसे का वैसा रहे कि जैसा उसको रखा गया है, उसमें उसको हम इम्प्रॉपर और अनऑथराइज्ड चेंजेस से बचा सके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप दोनों को कहा कि आप दोनों के अलावा कोई एक्सेस नहीं करेगा सिस्टम को, अगर किसी तीसरे बंदे ने एक्सेस करके डाटा को चेंज कर दिया तो हमारी इंटेग्रिटी भी यहाँ पे ब्रेक हो गई। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या है, मैं कहती हूँ अब ये देखो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई, ठीक है, इंटेग्रिटी ब्रेक हो गई, हमारे पास क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन ने एक्सेस भी कर लिया डाटा और उसको चेंज भी कर दिया। अवेलेबिलिटी क्या है, वो हमारे सिस्टम को डॉस अटैक करे, डिनाइल ऑफ सर्विस कर दे, ठीक है, उसके इतने मैसेजेस भेजे, इतने रिक्वेस्ट भेजे कि हमारा सिस्टम जो यूजर्स के लिए है या हमारे क्लाइंट्स के लिए वो अवेलेबल ही ना रहे, ठीक है, उसमें इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, तो वो हमारी अवेलेबिलिटी भी ब्रेक हो जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि हमारी एक्सेस कोई और ले ले, ठीक है, जिन लोगों को मैंने कहा है कि आपके अलावा कोई और इस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, मगर उनके अलावा कोई थर्ड फोर्थ पर्सन उस सिस्टम को एक्सेस कर ले तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई, डाटा मेरा लीक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेग्रिटी क्या है, मेरा डाटा चेंज कर दिया गया। अवेलेबिलिटी क्या है, उसको क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहने दिया गया, उसको चेंज कर दिया और अवेलेबल नहीं रहने दिया, उसको बिजी कर दिया, उसको इतना बिजी कर दिया कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर ही नहीं सकेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन? फिर है ऑथेंटिसिटी, refers to characteristics of communication, document or any data that ensures quality of being genuine. Authenticity मतलब आप जैसे हैं, आपकी जो क्वालिटी है वो वैसे की वैसी रहे, जेन्युइन, आप जैसे किसी को दिखते हैं वैसे ही रहें, मतलब जैसा दिखता है वैसा ही दिखता रहे, मतलब आपका डाटा जो है वो ही रहे, उसकी क्वालिटी चेंज ना हो, आपका डाटा ऑथेंटिकेट रहे, ठीक है, ठीक, इसको हम कहेंगे ऑथेंटिसिटी। नॉन रेपुटेशन, अ गारंटी दैट अ सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट लेटर डिनाई। अच्छा, इसकी बड़े मजे की एग्जांपल है मेरे पास नॉन रेपुटेशन की, ये पहले है क्या ये देखते हैं। इसमें ये है हमारे पास कि हमने जो डाटा सेंड किया है उसमें दूसरा बंदा मुकर ना सके कि मैंने उसको डाटा सेंड किया, ना ही मैं मुकर सकूं कि मैंने आपको डाटा सेंड नहीं किया या किया, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, व्हाट्सएप पे जब हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और फिर हम उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, बट क्या होता है अगर मैं उसको डिलीट फॉर मी भी कर दूं, आपकी साइड से वो डिलीट फॉर एवरीवन का जो नोट पॉपअप है वो नहीं जाएगा, ठीक है। या आप अपने पास से मेरा मैसेज आया हुआ डिलीट फॉर मी कर दो, लेकिन मेरे पास तो वो मैसेज पड़ा हुआ ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो मैंने किया था, तुमने अपने पास से डिलीट किया। और डिलीट फॉर एवरीवन में क्या है, हम दोनों के पास वो पॉपअप पड़ा हुआ है कि मैसेज आया था और गया भी था, तो इसको कहते हैं नॉन रेपुटेशन, कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैसेज आया था या नहीं आया था या गया था। समझ आई? जी। अब हमारे पास इसमें CIA ट्राइड में 3 चीजें होती हैं। अफीफा आप पूछे थे ना, रिस्क, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी। अब रिस्क हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन इम्पैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट। अब हमने CIA ट्राइड पढ़ा है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब इन तीनों चीजों में से किसी एक पे भी कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है, कोई भी चीज हमारी खराब हो रही है, हमारा डाटा लीक हो रहा है,
चेंज हो रहा है या वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे रिस्क में है डाटा। ठीक है, कोई भी चीज जो इन तीनों चीजों में से किसी एक को या इन तीनों चीजों को इम्पैक्ट करे वो हमारे पास क्या है, रिस्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रेट। एनी सर्कमस्टेंस और इवेंट दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट एसेट्स। अब इसमें क्या होता है, थ्रेट में जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स कहते हैं इंपॉर्टेंट डाटा को, इंपॉर्टेंट थिंग्स को, जो इवेंट कुछ ऐसा अटैक हो रहा है, कुछ ऐसे हालात बन गए जो हमारे डाटा को, हमारे एसेट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको थ्रेट कहेंगे। अब रिस्क क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी CIE राइट को नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारे पास, ठीक है, रिस्क है। उसके बाद जो हमारे पास थ्रेट है वो क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एसेट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। फिर हमारे पास वर्नेबिलिटी है, लूप होल्स भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, हमारी वेबसाइट में कोई भी ऐसा लूप होल, कोई भी ऐसी खराबी जो कि हमारे डाटा को लीक कर सकती है, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है, या जिसके जरिए हैकर फायदा उठा के कोई भी अटैक कर सकता है हमारे ऊपर, वो वर्नेबिलिटी होती है। रिस्क, थ्रेट और वर्नेबिलिटी में कोई मसला नहीं आपको आइए समझ फीफा? जी। अब देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स है। इसमें हमारे पास पैसिव अटैक्स आ जाते हैं, एक्टिव आ जाते हैं, क्लोजिंग अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है, और इनसाइडर अटैक्स आ जाते हैं। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, पैसिव अटैक्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे अटैक्स जिसमें जो हैकर है वो सिर्फ क्या करता है, मॉनिटर करता है कि हमारे जो सिस्टम है, सॉरी, जो हमारा टारगेट है उसके सिस्टम में कौन सी ट्रैफिक आ रही है और जा रही है। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है अटैकर, सिर्फ देख सकता है या सुन सकता है हमारी ट्रैफिक को, कैप्चर भी कर सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। ये हमारे पास पैसिव अटैक है। इसमें हमारे पास स्निफिंग और एवरस्टॉपिंग है। स्निफिंग हमारे पास हम कह सकते हैं वायरशार्क है, इसमें हम ट्रैफिक एनालाइज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और एवरस्टॉपिंग में क्या है कि आप किसी को ईमेल भेजो या आपकी जो चैट्स हैं वो लीक हो जाए, तो वो एवरस्टॉपिंग है कि हम हैकर आपकी चैट्स देख सकता है और आपके कॉल सुन सकता है, वो हमारे पास एवरस्टॉपिंग है। ठीक है, और स्निफिंग क्या है, आपके जो सिस्टम में ट्रैफिक जितनी भी आ रही है हैकर वो देख सकता है। ये हमारे पास पैसिव अटैक है जिसमें हैकर डाटा चेंज नहीं कर सकता मगर उसको देख सकता है, सुन सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, कैप्चर कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव अटैक्स। इसमें क्या करता है अटैकर, टेम्परिंग द डाटा। ठीक है, मतलब डाटा को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन और सर्विसेज बिटवीन द सिस्टम, बाईपास और ब्रेक इनटू सिक्योर्ड सिस्टम्स। क्या करता है ये, दो सिस्टम्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको खत्म कर सकता है या फिर उसमें उसको देख सकता है, उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि हमारे पास डोस अटैक है कि वो उसमें इतने ज्यादा मैसेजेस देने शुरू कर दे कि जो दो सिस्टम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाए। मैन इन द मिडल, ठीक है, क्या करेगा, जैसे कि मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ तो बीच में कोई तीसरा पर्सन हमारी पूरी कन्वर्सेशन को सुनेगा तो वो मैन इन द मिडल हो जाएगा। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग कि कोई हमारा ये सेशन पूरा हाईजैक कर ले, मतलब चुरा ले, ये कुकीज के जरिए होता है। मैं आप लोगों को कुकीज का भी पूरा लेक्चर दूंगी। और एसक्यूएल इंजेक्शन, ऐसा कोई मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दे आपकी वेबसाइट में, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट उसके आपकी वेबसाइट की जो पूरी एक्सेस है उसके पास चल जाए। देखिए पैसिव अटैक में हमारे पास क्या होता है, जो अटैकर है वो सिर्फ देख सकता है, सुन सकता है या कैप्चर कर सकता है आपका डाटा। जबकि एक्टिव अटैक में क्या होता है, वो हैकर सब कर सकता है, चेंज भी कर सकता है आपका डाटा और सुन भी सकता है, देख भी सकता है, सब कर सकता है वो। ठीक है, अब क्लोजिंग अटैक्स क्या होते हैं हमारे पास, फिजिकल अटैक, मतलब जैसे कि मैं मोबाइल पे कोई पासवर्ड लगाऊं और मेरे पास बैठा बंदा जो है वो ऊपर ऊपर होके देखे कि इसने क्या पासवर्ड लगाया, इसके सिस्टम का क्या पासवर्ड है, तो वो क्लोज इन अटैक्स होंगे। ठीक है, फिजिकली होते हैं ये। ठीक है,
इसमें सोशल इंजीनियरिंग आ जाती है कि आप किसी से दोस्ती कर लें उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, जैसे कि वेस्ट ड्रॉपिंग, आप किसी के पास बैठे और आप उसके मैसेजेस पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके ईमेल्स पढ़ रहे हो या उसकी कॉल्स पे आपने ध्यान रखा हो। शोल्डर सर्फिंग, जैसे कि मैंने अपना बैंक कोड लगा रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ आज यार मेरे साथ चलो, मैंने एटीएम पे जाना है, ठीक है, आप मेरे साथ आते हो, मैं अपना कोड लगा रही होती हूँ, आप ऊपर ऊपर होकर देखो ये क्या कोड लगा रहा है, तो इसको हम कहेंगे शोल्डर सर्फिंग, ठीक है। उसके बाद है डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनका जो कूड़ा होता है ना, कूड़ा मतलब वेस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अटैकर्स क्या करते हैं उसमें से हैकर्स डेटा को फाइंड आउट करते हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब पैसिव अटैक क्या है हमारे पास, हैकर सिर्फ हमारा डेटा देख सकता है, सुन सकता है, कैप्चर कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ हमारे जो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक हो जाती है। फिर जो एक्टिव अटैक है हमारे पास, उसमें डाटा चेंज भी कर सकता है, देख भी सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमारा पूरा सीए ट्राइड जो है एक्टिव अटैक में ब्रेक हो जाता है। क्लोजिंग अटैक में भी हमारे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। इसमें क्या होता है, शोल्डर सर्फिंग होती है कि छुप छुप के देखा जाता है, हम कह सकते हैं जासूसी की जा सकती है। इनसाइडर अटैक्स, इनसाइडर अटैक्स हमारे पास वो हैं जो कि हम कह सकते हैं किसी कंपनी में एम्प्लॉइज हों और वो किसी और क्या कह सकते हैं मशहूर कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दें और अपनी कंपनी का डाटा लीक कर दें या अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर में की लॉगर्स कर दें या बैकडोर्स या मालवेयर इंस्टॉल कर दें। अब की लॉगर्स क्या है हमारे पास, के हमारे पास एक ऐसी सॉफ्टवेयर है ये कि हम अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दें या कोई हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दे तो हमारे जो कीबोर्ड पे जो कुछ भी टाइप हो रहा है वो हैकर के पास जाएगा कि मैंने क्या क्या कीज प्रेस की हैं, इससे मेरा सारा डाटा लीक होगा, ठीक है। बैकडोर हो जाए कि वो आपके डाटा को देख सकें या मालवेयर हो जाए, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो जाए जो नुकसान पहुंचाए आपके सिस्टम को। अब इनसाइडर अटैक्स में क्या होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और फिर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन रही होती है ना, जब ये तब तैयार होता है। इसमें क्या होता है, अटैकर क्या करता है, जब हार्डवेयर बनती है तभी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज लगा देता है जिससे वो स्पाई कर सके। या सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोई ना कोई मैलिशियस प्रोग्राम उसमें पहले से बना के रख देता है कि उसको खबर मिलती रहे, ठीक है। ये देखें, एज अटैकर टेम्पर दी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एट इट्स सोर्स और इन ट्रांजिट, मतलब जब वो उसको बना रहा है या जब वो उस पर काम कर रहा है तभी वो उसको चेंज कर दे डाटा को। अच्छा, नेक्स्ट काम भी आप लोगों का जो है वो मैंने टास्क दिया था, मैंने कहा इसका भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन कोई है तो। ये था हमारा बिट पैडिंग का, ठीक है। अच्छा, बिट पैडिंग हमारे पास अक्सर होती क्या असल में, एक मिनट, मैंने आप लोगों को टीसीपी और यूडीपी हेडर समझाया था, ठीक है। अब उसमें हम बिट पैडिंग करते हैं, ठीक है। अब बिट पैडिंग क्या होती है कि हमारे पास डाटा है हेडर में, ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल बिट्स का नहीं बन रहा, ये हमारे पास होना चाहिए ये जो डाटा है हमारे पास टीसीपी हेडर में, ये हमारे पास मल्टीपल और 4 का होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास टीसीपी हेडर में डाटा है वो हमारे पास होना चाहिए 4 का मल्टीपल, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये डाटा 4 का मल्टीपल नहीं है तो हमारा जो डाटा है वो अलाइन नहीं रहेगा टीसीपी हेडर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को 4 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें हम एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे, उतने जीरो लगा देंगे कि ये हमारे पास 4 का मल्टीपल बन जाए और हमारा जो डाटा है वो अलाइन हो जाए 4 के मल्टीपल्स में आ जाए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बिट्स और बाइट्स में काम करता है जो कि ऑक्टेट रूल है, ठीक है। तो हम अपने
जो डाटा है उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए बिट पैडिंग करते हैं ताकि वो अलाइन रहे, मिस ना हो। अगर ये अलाइन नहीं होगा डाटा तो जो रिसीवर है वो समझ ही नहीं सकेगा डाटा क्या आया उसको, ठीक है। ये हमारे पास बिट पैडिंग होती है। अब जैसे मैं कहूँ ये जो मैंने डाटा लिखा है ये मेरे पास 22 बाइट्स का बन रहा है, ठीक है। अब ये 22 बाइट्स मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल ऑफ 4 करने के लिए मुझे कितनी बाइट्स और चाहिए? 2 बाइट्स और रिक्वायर्ड है मुझे 4 मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उतने ही जीरोस लगा दूंगी डाटा में, तो ये मेरे पास 24 बाइट्स का बन जाएगा। ये भी हमारे पास है 22 बाइट्स का, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने इसको 24 बाइट्स का बनाना है क्योंकि 22 बाइट्स हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अब हमने इसको मल्टीपल ऑफ 4 बनाने के लिए जो सबसे करीब मल्टीपल ऑफ 4 है ग्रेटर, हम उसके जितने जीरो लगा देंगे। मतलब ये हमारे पास 22 बाइट्स डाटा है, ठीक है। हम इसमें और जीरो लगाएंगे तो हमारे पास कितने और जीरो लगाएंगे तो हमारे पास ये 24 बाइट्स बन जाएंगी। कोई बताएगा? किसी को नहीं पता? सिक्सटीन। यार 8 बिट्स के बराबर होते हैं ना, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1, 1 मिनट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16 जीरोस लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा है वो 24 हो जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, जो कि हमारा अलाइन डाटा है, ठीक है। अब ये है बिट पैडिंग, समझ आई? अब मुझे क्लियर हो गया है। हो गया क्लियर? मुझे आप लोगों के नोट से ही पता लग रहा था आप लोगों को बिट पैडिंग की समझ नहीं आई। कोई क्वेश्चन है? मैं एकदम स्लाइड्स कर रही हूँ। नहीं मैम, मूव, ठीक है। आप लोग वो समझ आ गया बिट पैड की। ठीक है। एक तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लैब करेंगे, ठीक है। एक आपका वो जो थी इशू था आपका मेमोरी का, वो कितनी मेमोरी है आपकी, आपने मुझे इनबॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी लैब इंस्टॉल, फिर उसके बाद हम लैब पे काम